नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। हमारे देश में वंशवादी पार्टियों का शुरू से ही बोलबाला रहा है। गांधी परिवार को कौन नहीं जानता। गांधी परिवार में जन्मा कोई भी सदस्य राजनीति के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। यहाँ केवल राजनीति के लिए एलिजिबल होने की बात नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। वंशवाद केवल कांग्रेस में ही नहीं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जहां वंशवाद जड़ों में घुसा बैठा है। अब तो इसमें कोई दो राय जो है वो है ही नहीं। जब परिवार और पार्टी एक हो जाए, उसके आगे के बाद तो दोनों का भविष्य एक हो जाता है। यह नहीं हो सकता कि परिवार गिरे और पार्टी चलती रहे, या पार्टी गिरे और परिवार चलता रहे। दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ जाता है। पार्टी गिरती है तो परिवार गिरता है, परिवार गिरता है तो पार्टी गिरती है। यहां मुख्य रूप से हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, क्योंकि आजादी के बाद एकमात्र यही पार्टी थी जिसने वंशवाद को खूब फलीभूत जो है वो किया। अब देश में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप में यूनिक है। आज की वीडियो में हम कांग्रेस के वंशवाद और उसकी नीतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जो है उसे अवश्य दबा दें। आज हम वर्तमान कांग्रेस पार्टी की कुंडली खोलेंगे, क्योंकि आपने 2004 से 2014 के बीच पॉलिसी पैरालिसिस की बात बहुत सुनी कि इन नीतियों के स्तर पर लकवा मार गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन कहने को ही वो प्रधानमंत्री थे। असली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। जो लोग केवल मनमोहन सिंह को बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे, सरकार उनकी थी, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, वगैरह वगैरह, वो कहीं से भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि उस समय जो सरकार थी उसकी वास्तविक प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, जिसके पास पद नहीं था लेकिन उनके पास सभी अधिकार थे। मनमोहन सिंह के पास पद था लेकिन कोई अधिकार नहीं था। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो, लेकिन इसलिए नहीं कि वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बल्कि इसलिए कि वह सोनिया गांधी की कठपुतली बनने को तैयार हो गए थे। तो वो 10 साल तक कठपुतली बने रहे, इसलिए प्रधानमंत्री भी बने रहे। सोनिया गांधी को जवाबदेही से मुक्त होकर 10 साल तक इस देश पर शासन करने का अधिकार भी मिल गया। यही वजह है कि आप पिछले 25 से 26 साल का कांग्रेस का अगर इतिहास उठाकर देखें, जब से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो उसके बाद से जो कुछ हो रहा था, लोगों को कांग्रेस की सरकार में गिरावट दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन परिवार में गिरावट जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि कभी पार्टी और कभी सरकार दीवार बनकर परिवार के सामने खड़ी रहती थी। लेकिन ईंटें एक एक करके उस दीवार से लगातार निकलती जा रही थी और अंदर से कमजोरी स्पष्ट नजर आ रही थी। परिवार का गिरना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग देख नहीं रहे थे। उसको तत्कालिक समस्या बताकर टालने में लगे थे कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह जल्द ठीक हो जाएगा। सोनिया गांधी जो थी वो सर्वा थी, सर्वशक्तिमान थी। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, और अगर उनको 5 से 10 साल और मिल गए होते तो इस देश को क्रिश्चियन कंट्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जितनी ताकत थी सोनिया गांधी में, 10 साल में उन्होंने ईसाइयों की संख्या बढ़ाने में लगा दी थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। उनके सलाहकारों ने बड़ी ही चतुराई से एक आवरण बनाया सोनिया गांधी के सामने कि वो कमजोर ना दिखे, वो बहुत ताकतवर दिखे। पार्टी कमजोर हो रही है, कोई बात नहीं। सरकार कमजोर हो रही है, कोई बात नहीं। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई बात नहीं। सर्वोच्च अदालत से लेकर राजनीतिक क्षेत्र और आम जनता में उसकी थू-थू हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी सोनिया गांधी मजबूत जो है वो बनी रहे। यह जो आवरण बना रहा 2014 तक, यह शीशे का आवरण था। जब यह शीशे का आवरण नरेंद्र मोदी नाम के पत्थर से टकराया तो चूर-चूर हो गया। सोनिया गांधी का जो भी कार्यकाल रहा वो पद पर नहीं रही, लेकिन उससे सोनिया गांधी को मत आकी है। आप देखिए, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी तब से 2014 और 2014 से अब 2025 तक, इन वर्षों को गौर से देखिए। सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार, उनकी स्थिति से पता चलेगा कि कांग्रेस गिर रही थी, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि परिवार भी गिर रहा है। परिवार गिरता नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मान लिया गया कि कांग्रेस भी नहीं गिर रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का गिरना दिखाई देने लगा, छद्म जो आवरण था वो जैसे ही हटा, वैसे ही परिवार की गिरावट भी दिखाई देने लगी। लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मनमोहन सिंह इस देश के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं।
ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सम्मान उनके मंत्रिमंडल के साथी भी नहीं करते। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ और ना कभी होगा। इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो सोनिया गांधी में यह क्षमता नहीं थी। आज आप पीछे मुड़कर देखिए तो समझ आएगा। सोनिया गांधी में ये जो क्षमता है वो नहीं थी कि वह बड़ी लकीर खींच सके। वो दिल और दिमाग दोनों से बहुत कमजोर है। बड़ी लकीर खींचने की उनमें क्षमता भी नहीं है। लेकिन उनको अपने आप को बड़ा दिखाना था, विराट रूप दिखाना था, सर्वशक्तिमान दिखाना था। उनके सारे दरबारी इसी काम में लगे हुए थे। तो अब सवाल यह है कि अगर उनको विराट रूप दिखाना है तो किसी को तो मोहरा बनाना होगा। तो उसके लिए चुने गए भारत के प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी बार बार भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करके अपने को सर्वशक्तिमान दिखाती रही। कभी एसपीजी मनमोहन सिंह को पकड़कर पीछे कर देती थी। विदेशी मेहमान जब मिलने आते थे, जिसका रोना आज राहुल गांधी रो रहे हैं, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भूल गए वो प्रोटोकॉल कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रमुखता मिलती थी सोनिया गांधी को, जो किसी सरकारी पद पर नहीं थी। पार्टी के अध्यक्ष का वहां कोई रोल नहीं था, सिवाय इसके कि जो विदेशी मेहमान आया है वह अगर मिलना चाहे तो सोनिया गांधी से मिल सकता है। मुलाकात प्रधानमंत्री और जो विदेशी मेहमान है उनके बीच होनी थी। बातचीत उन दोनों में होनी थी। लेकिन 10 सालों की यूपीए सरकार में कोई भी अगर फोटो आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही थी। मनमोहन सिंह उनके सहायक मित्र थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया गांधी के सामने कभी नजर नहीं आए। सोनिया गांधी ने 10 साल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, प्रधानमंत्री पद का अपमान किया और हर मौके पर किया और सार्वजनिक रूप से भी किया। ऐसा भी नहीं है कि बंद कमरे में ऐसा हुआ हो। यह जो गिरावट थी, सोनिया गांधी इसको अपनी ताकत समझ रही थी। ताकत इसलिए समझ रही थी और समझने में बाकी लोग जो थे वो भी मदद कर रहे थे। बाहर से लोगों को भी लग रहा था कि वाकई में उस समय सरकार थी। इस प्रकार पार्टी पृष्ठभूमि में चली गई। सरकार प्रमुखता से सामने थी और सरकार को चला रही थी सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के सामने हुक्म बजाने वाले अंदाज में हमेशा खड़े नजर आते थे। तो अगर भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री किसी के सामने झुका खड़ा हो, झुका क्या मतलब रीढ़ विहीन हो, तो सामने वाले का कद तो बड़ा ही दिखेगा। इसलिए 10 साल तक सोनिया गांधी बड़ी दिखती रही। कांग्रेस में कोई मजबूत रीढ़ वाला नेता था नहीं। जो नेता थे उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या फिर सोनिया गांधी के सामने खिलाफ जो खड़ा हुआ वो बाहर हो गया। भारत के एक दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी थे। उनका कद बड़ा था, उनकी हैसियत बड़ी थी, उनकी क्षमता भी बड़ी थी, उनकी योग्यता बड़ी थी। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह नहीं थे। उनके अंदर मजबूत रीढ़ की हड्डी थी। इसलिए उस तरह का दृश्य 1991 से 1996 के बीच देखने को नहीं मिलता, जो 2004 से 2014 के बीच देखने को मिला। लेकिन 5 साल प्रधानमंत्री रहने के दौरान नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी परेशानी सोनिया गांधी थी। यह नटवर सिंह की किताब में बड़ा साफ साफ लिखा है, क्लियर लिखा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव किस तरह से परेशान थे। जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फोन जाता था 10 जनपद सोनिया गांधी से बात करने के लिए, उनको इंतजार कराया जाता था। आखिरकार एक बार परेशान होकर उन्होंने कहा कि यह मुझे बुरा नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। जिसने फोन उठाया था उससे उन्होंने ये बात बोली। अब इससे ज्यादा अपमान भारत के प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है। एक महिला जिसकी कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, कोई संगठन का अनुभव नहीं, कोई राजनीति का अनुभव नहीं, वह पीवी नरसिम्हा राव जैसे योग्य व्यक्ति, जो हर दृष्टि से, चाहे आप उनकी शिक्षा के मामले में उनको देखिए, चाहे उनकी राजनीतिक समझ, राजनीतिक अनुभव के देखिए, प्रशासनिक क्षमता देखिए, उनकी विदेशी मामलों में या दूसरे मामलों की समझ देखिए, अर्थशास्त्र की समझ देखिए। मनमोहन सिंह को बनाने वाले कौन थे? नरसिम्हा राव ही थे। उनको भी अपमानित करने में सोनिया गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब हालत यह हो गई कि सरकार रही नहीं। इन सारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण बात कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए यह हो गई कि उनकी सरकार आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उम्मीद नहीं दिख रही है, इसलिए सोनिया गांधी का जो परिवार है, गांधी परिवार, उसकी असली ताकत भी दिखाई दे रही है। अब वो आवरण जो था वो हट चुका है। वो सत्ता के दंभ से जो आवरण बना था वो चकनाचूर हो चुका है। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस की बात तो पीछे चली गई। अब जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह पार्टी पैरालिसिस का दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों लकवाग्रस्त हो गए हैं। कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, फैसला लेने की हिम्मत नहीं है, और फैसला ले तो हिम्मत करके तो उसको लागू करवाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कर्नाटक में यह नाटक चल रहा है। और आप एक एक करके देश के सारे राज्यों पर नजर दौड़ा लीजिए, वहां कांग्रेस की हालत देख लीजिए।
कोई भी राज्य ऐसा आप नहीं कहेंगे कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है या कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होने वाली है। हर राज्य में सवाल यह है कि इससे ज्यादा और कितना नीचे कांग्रेस गिरेगी, क्या यह गिरावट किसी राज्य में थम जाएगी, ऐसा सोचना भी मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि गांधी परिवार राजनीतिक निर्णय के मामले में और राजनीतिक शक्ति के मामले में लकवाग्रस्त हो चुका है, कोई फैसला लेने की हालत में नहीं है। और आप इंतजार कीजिए इन 5 राज्यों के चुनाव का, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आसाम और पुदुचेरी। इसके रिजल्ट्स आने के बाद यह लकवाग्रस्त कांग्रेस संगठन और गांधी परिवार और विकराल रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। पहले जो सत्ता का विराट रूप देखा था, आपको अब सोनिया गांधी के पतन का विराट रूप दिखाई देगा। और उसके बाद के जो चुनाव हैं पूरी तरह से यह साबित कर देंगे कि इस परिवार का ना तो पार्टी पर कोई प्रभाव रहा, ना देश के मतदाताओं पर कोई प्रभाव रहा। उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होना है वह और ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर से उनमें एक राज्य है पंजाब, जहां कांग्रेस सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसकी वो उम्मीद पूरी होगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे राज्य दर राज्य कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। पहले कांग्रेस चुनाव हारती थी, सभी पार्टियां हारती हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर कांग्रेस डेसिमेट होने लगी, मटियामेट होने लगी। अब तीसरी स्टेज आ गई है और वो स्टेज क्या है? कांग्रेस के विलुप्त होने की। और आपको राज्य दर राज्य यह आने वाले समय में दिखाई देगा। 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी, यह कहना आज की डेट में मुश्किल हो चुका है। आज तो कम से कम यह संभावना नहीं लगती। किसी राज्य में कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है। और जो कुछ कांग्रेस का बचा हुआ है वह राज्य के नेताओं के कारण बचा हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये इनके कारण नहीं बचा है। इन तीनों ने मिलकर पार्टी को बर्बाद किया है, खत्म किया है। अगर किसी को अपनी पार्टी को खत्म कराना हो तो इनकी कंसल्टेंसी हायर कर लेनी चाहिए। यह बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि पार्टी को कैसे खत्म किया जाता है। वो चाहे राजस्थान का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, पंजाब का मामला हो और अब कर्नाटक का मामला जो है वो देख लीजिए। और आने वाले दिनों में मानकर चलिए कि हिमाचल और तेलंगाना का मामला भी खुलने वाला है, उनकी फाइल भी खुलने वाली है। तो सवाल पहले उठता था कि क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस सरवाइव कर सकती है? अब सवाल यह है कि गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकली कब खत्म होंगे। दोनों के सर्वाइवल की किसी को उम्मीद नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस की जो हालत है उसमें किसी सुधार की अगर आपको कोई गुंजाइश नजर आती है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। फिलहाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उस पर मोदी जी ने नश्तर चलाने का काम कर रहे हैं। क्या मोदी जी राहुल के सपने जो है उसको हकीकत बनने में कोई व्यक्तिगत मदद कर पाएंगे? क्या आप लोग राहुल गांधी की कोई मदद कर पाएंगे? अगर हाँ कर पाएंगे तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।